ये जो पैराडॉक्स है, दिस वाज नॉट एग्जैक्टली अ साइंटिफिक डिस्कशन, दिस वाज मोर ऑफ अ टॉपिक फ्रॉम अ फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो शायद एक ऐसा क्लोज लूप बन जाए जिसमें पास्ट और फ्यूचर एक। तो स्टीफन हॉकिंग केम अप विद एन आइडिया ऑफ क्रोनोलॉजी प्रोटेक्टिंग कंजेक्चर। ये क्लोज लूप 100% स्टैंप लगा देगा कि हमारे पास कोई फ्री विल नहीं है। बट माई ग्रैंडफादर इज अलाइव एंड डेड एट द सेम टाइम। ठीक है ना? हाँ। सो यूनिवर्स में दोनों पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। बिल्कुल करती है। तो क्या होगा? दोस्तों स्वागत है आपका फिर से सूफी ट्रैम्प हियर में। कुछ बातें आपकी, कुछ मेरी, कुछ कहानियों की, कुछ थिएटर की, कुछ साइंस की। खैर आज का टॉपिक क्या होगा ये डॉक्टर साहब तो आपको बताएंगे ही। आप शायद देख सकते हैं कि मुझे भी चश्मा चढ़ चुका है, बुढ़ापा आ चुका है। ये चश्मा नंबर वाला है बाय द वे। तो डॉक्टर साहब ये टॉपिक क्या होने वाला है उसको बताइए। म्यूजिक। देखिए, इत्तेफाक की बात ऐसी है कि सूफियान को धीरे धीरे बुढ़ापा आ रहा है और आज का टॉपिक भी है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। ठीक है। सो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स क्या है? देखिए, क्या हुआ था कि टाइम ट्रैवल को लेकर हमेशा से, जैसे कि फ्लाइंग भी एक ऐसी चीज़ थी जिससे ह्यूमंस हमेशा फैसिनेटेड थे कि क्या हम कभी उड़ पाएंगे। इसी तरह हम ये भी सोचते कि क्या हम कभी टाइम को कंट्रोल कर पाएंगे या मैनिपुलेट कर पाएंगे, क्या हम पास्ट में जा पाएंगे या फ्यूचर में जा पाएंगे। तो इससे धीरे धीरे फिर एक सवाल आया कि कुछ कुछ बुक्स आने लगी फिर, जैसे कि द टाइम मशीन जो H.G. वेल्स ने लिखी थी। तो उसमें से ये सवाल आने लग गया कि मान लो कि अगर मैं अपने पास्ट में जाकर अपने ही ग्रैंडफादर को मार दूं तो क्या होगा सूफियान? यही पैराडॉक्स का रूप लेता है। पैराडॉक्स का मतलब ऐसा होता है कि साइंस की एक ऐसी उलझन जिसको साइंस लॉजिक के फॉर्म में समझा ना सके, ये पैराडॉक्स है। यस। तो अगर जैसे इन्होंने कहा, जो किताब में हमने बात करी, जो कहानियों की बात है, खैर ये सब कहानियों में इसलिए आता है क्योंकि हम इंसान हमेशा फैसिनेट होते हैं कहानियों से। तो इसलिए फिक्शंस बहुत बनते हैं, साइंस फिक्शन बहुत होती है, भूतिया कहानी बहुत बनती है। तो हमारी मोटिवेशन ही फिक्शंस है और कहानियां हैं। तो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स का पैराडॉक्स क्रिएट कब होगा? जब मैं पास्ट में जाके अपने दादा को मार दूं। कि अगर वो दादा एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो मेरे फादर एग्जिस्ट नहीं करेंगे और उसके बाद मैं एग्जिस्ट नहीं करूंगा, तो मारा किसने? तो इवेंचुअली ये पैराडॉक्स इसलिए है कि यूनिवर्स लॉजिक बनाना बंद कर दिया। यही सिंपल टर्म्स में ग्रैंडफादर पैराडॉक्स है। इसलिए पैराडॉक्स है क्योंकि साइंस इसको लॉजिकल फॉर्म में समझा नहीं पा रही। अब एक चीज जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, क्लियर से ज्यादा उसमें जाना चाहता हूँ, थोड़ा इन डेप्थ डिस्कशन ये करना चाहता हूँ कि ये जो पैराडॉक्स है, दिस वाज नॉट एग्जैक्टली अ साइंटिफिक डिस्कशन, दिस वाज मोर ऑफ अ टॉपिक फ्रॉम अ फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू। है ना? क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हम फैसिनेटेड बहुत रहते थे कि क्या हम पहले तो क्या हम टाइम ट्रैवल कर पाएंगे, और अगर कर रहे हैं, क्या अगर ऐसी कोई चीज हो गई तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे। मतलब एक चीज नोटिस करो आप, इंसान की सबसे बड़ी फितरत क्या है? वो सिर्फ टाइम ट्रैवल नहीं करना चाह रहा, वो टाइम में जाके पास्ट को चेंज मैनिपुलेट करना चाह रहा है कि हमें पूरा कंट्रोल दे दो यूनिवर्स का। ये इंसान की फितरत है। लेकिन क्या है कि जब तक ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट ना करती हो तब तक ये डिस्कशन करना कोई मतलब नहीं बनता। करेक्ट? क्योंकि अगर आप टाइम ट्रैवल ही पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट फ्रॉम आवर अंडरस्टैंडिंग इन अर्ली लेट 1800s, हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से टाइम ट्रैवल तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, हमें कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। है ना? फिर क्या होता है कि जो भी फोर्सेस हैं यूनिवर्स में, वो कहते हैं कि ये लो, ये रहा मेरी पहली चाल, एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन व्हेन ही केम अप विद द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उन्होंने ये डिस्क्राइब किया था कि स्पेस टाइम एक फैब्रिक है। ठीक है? इसके ऊपर बेंड होने से, मतलब इसके ऊपर अगर कोई मासिव ऑब्जेक्ट आ जाए तो ग्रेविटी हो सकती है, टाइम सबके लिए रिलेटिव है, डिस्टेंस रिलेटिव है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अब ये जो साइंटिफिक एंथुजियास्ट थे, ये जो फिलोसोफर्स थे जो इन चीजों पर बात कर रहे थे, उनको एक और ठौर मिल गया कि अरे यार, ये बंदा तो कह रहा है ऐसी एक चीज एग्जिस्ट करती है। अगर ऐसी एक चीज एग्जिस्ट करती है तो फिर टाइम ट्रैवल की पॉसिबिलिटी अब बनते जा रही है ना? तो और लोग सोचने लगे, और लोग विचार करने लगे। नाउ फ्रॉम अ साइंटिफिक एंथुजियास्ट दिस कॉन्वर्सेशन बिकेम अ साइंटिफिक वन। है ना? कि अब ये एक पॉसिबिलिटी है, तो अब इसे हम एक्सप्लोर करते हैं। देखिए, स्पेस टाइम कर्वेचर ये तो नहीं बताता कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है ना? बट अगर आप आइंस्टाइन के फील्ड इक्वेशन सॉल्व करो, जैसे कि एक विल्हेम जेकब वॉन स्टॉकहम करके एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने जब उनके एक फील्ड इक्वेशन सॉल्व किए अलॉन्ग विद कर्ट गोडेल, मतलब एक साथ काम नहीं किया था। कर्ट गोडेल जो है ओपेनहाइमर में भी वो मतलब
अ पर्सन डिपिक्ट्स कर्ट गोडेल, वो कोलैबोरेटर थे आइंस्टाइन के, और ये जो स्टॉकहम है ही वाज अ मैथमेटिशियन। तो इन्होंने जब फील्ड इक्वेशन सॉल्व की, इन्होंने कहा यार देखो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि टाइम एक क्लोज्ड लूप में एग्जिस्ट कर सके। वाह। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप स्पेस में घूमकर यू कैन कम बैक टू अ पॉइंट इन टाइम, लेकिन आप फिर उसी लूप में हो, है ना। अब देखिए मैं तो डॉक्टर हूँ, फिजिक्स मेरी उतनी अच्छी है नहीं, तो कैन यू एक्सप्लेन व्हाट कर्ट गोडेल कॉल्ड क्लोज टाइम लाइक कर्व्स? बिल्कुल ठीक है। और क्लोज टाइम लाइक कर्व जो है वो कैसे इस पैराडॉक्स को बनने नहीं देगा वो भी मैं समझा दूंगा, कोई बात नहीं। नहीं आप जीनियस हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। नहीं। पहले बात ये आती है कि जब आइंस्टाइन साहब ने एक ऐसे इंसान ने मतलब क्या किया उसने कि सदियों बात करने के लिए उसने थ्योरी देके चला गया। जब बोला कि स्पेस और टाइम एक फैब्रिक है मतलब वो मुड़ सकता है, मास और ग्रेविटी स्पेस और टाइम दोनों को ही मोड़ सकती है, तो शायद एक ऐसा क्लोज लूप बन जाए जिसमें पास्ट और फ्यूचर एक डिस्टिंक्शन मतलब उनको अलग अलग ना कर पाओ बल्कि एक साथ एग्जिस्ट करने लगे। इसी को कहते हैं क्लोज लूप। लेकिन बात यहाँ पे ये आ रही है, साइंस ये कहती है कि वो जो क्लोज लूप बना टाइम का ना, वो सबसे पहले तो बिफोर यू डाइव इनटू दिस फर्दर, इज क्या ऐसी रियलिस्टिक कंडीशंस हैं इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं जहां ये पॉसिबल हो सके? बिल्कुल। फील्ड इक्वेशन से दिस, बट क्या रियलिटी में ऐसा हो सकता है? देखो बात होती है एक्सट्रीम कंडीशंस की। एक्सट्रीम कंडीशन इसलिए हम एक्सट्रीम बोलते हैं कि शायद उसको बना पाना बहुत ज्यादा ही मुश्किल है। तो एक कंडीशन आती है जिसमें रोटेटिंग मासिव ब्लैक होल वो स्पेस को इस कदर मोड़ देगा, स्पेस टाइम को, कि टाइम के बीच में एक ऐसा लूप बना देगा जहां पे पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट का एग्जिस्टेंस खत्म कर जाए और वो लूप में एग्जिस्ट कर जाए। एक ये पॉसिबिलिटी है। एक है एक्सोटिक मास, नेगेटिव मास, जो ग्रेविटी अपोजिट दे, कि मतलब दो मासिव ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करते नहीं भाई, एक ऐसे मास है जो रिपेल कर जाए। सुनने में साइंस फिक्शन लग रहा है, तो ये जो फिक्शन वाली चीज है ना, वही ये फिक्शनल चीजें बना सकती है। मैथमेटिकली प्रूवन है, मैथमेटिक्स हमें क्लोज टाइम लूप दे सकती है। उस मैथमेटिक का क्लोज टाइम लूप देने के लिए हमें ऐसे मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट भी चाहिए जो कि इम्पॉसिबल है सो कॉल्ड क्रिएट करना, हमारे बस में शायद नहीं है अभी। ओके, तो ये बात हो रही है, तो ये पॉसिबल बट है, मतलब यू नीड अ सुपर मैसिव ब्लैक होल, रोटेटिंग ब्लैक होल। रोटेटिंग मतलब स्पेस को भी मोड़ेगा, टाइम को भी मोड़ते मोड़ते ऐसा लूप बना दे कि ये ले बेटा एक ऐसा लूप दिया मैंने, अब यहाँ को मैंने फंसा दिया, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को मैंने एक कर दिया। नाउ लेट्स डाइव फर्दर कि इसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे। तो जैसे आपने बोला कि क्लोज टाइम लूप बन गया, तो साइंस वाले लोग, फिक्शन वाले लोग एकदम इंटरेस्ट हो जाएंगे। अरे भैया देखो, हमारे पास एक पाथ आया है कि हम फ्यूचर से, आज से पास्ट में जा सकते हैं। तो मैथमेटिक्स कह रही है, लेकिन अंतर बताऊं क्या है? आइंस्टाइन की और जो उस बंदे ने सॉल्व किया, मैं उनका नाम तो नहीं बोल पाऊंगा, कर्ट गोडेल, जबान साफ नहीं है, वो ये बोलते हैं कि वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि वो टाइम लूप में अगर तुम चलोगे तो हमेशा चल के उसी पॉइंट पे वापस आने चाहिए। मतलब कि सो कॉल्ड मैं पास्ट में जा तो सकता हूं मगर उसको वैसे नहीं बदल सकता कि जिससे एक नया फ्यूचर बन जाए। ओके, उस लूप में एग्जिस्ट करने के लिए हर चीज सब कुछ वैसे ही चलेगा जैसे चलना चाहिए था। ये क्लोज लूप 100% स्टैंप लगा देगा कि हमारे पास कोई फ्री विल नहीं है। वी डू व्हाट यूनिवर्स वांट्स अस टू डू। यूनिवर्स हमें कंट्रोल करेगा। यूनिवर्स बोलेगा भैया अब ये पेन उठा और रख, मेरा फ्री विल खत्म है। ये पूरा का पूरा क्लोज लूप जो है वो सेंस बनाते रहेगा जिंदगी भर ताउम्र, तभी ये मैथमेटिकली पॉसिबल है। तो इसमें साइंस वालों को दिक्कत आने लगी कि भैया इसका मतलब ये नहीं कि तुम पास्ट में जाके पास्ट चेंज कर दोगे। तुम पास्ट में जाओगे तो सही, तुम तानोगे अब बंदूक अपने ग्रैंडफादर पे, कुछ भी कर लो चला नहीं पाओगे। चला दोगे मरेंगे नहीं, मतलब मरने जा रहे होंगे तभी बंदूक गोली उधर उधर निकल जाएगी। कोई डॉक्टर आ जाएगा चमत्कारी, कोई एक होता है कि इसकी एक बंदे के जेब में पेन पड़ा था, गोली लगी और पेन टूटा और उसको कुछ हुआ नहीं। आई थिंक क्लोज टाइम लूप में फंसा होगा वो आदमी। तो बेसिकली फ्री विल खत्म हो जाएगा क्योंकि 100%, क्योंकि आपकी टाइमलाइन इज फिक्स्ड ना। हाँ ठीक है, आप एक जगह पे स्टार्ट कर रहे हो, आप घूम के पीछे चले जा रहे हो, ठीक है, और फिर आप वापस आके प्रेजेंट में ही आ रहे हो, मतलब लूप में फंसा दोगे। हाँ, तो अभी फॉर एवरीथिंग टू एग्जिस्ट नथिंग कैन चेंज, नथिंग कैन चेंज। इसलिए ये ग्रैंडफादर पैराडॉक्स इसलिए नहीं देगा क्योंकि ये ग्रैंडफादर पैराडॉक्स का मतलब ही नहीं बनाएगा। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स तब आ सकता था जब मैं जाके पास्ट चेंज कर दूं। यहाँ तुम कुछ भी कर लो नहीं कर पाओगे चेंज। इट्स लाइक कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज गया था डोरमामू में, वो कोई तो मूवी थी उसमें डोरमामू को लूप में फंसा दिया कि अब ताउम्र ये चीज चलती रहेगी, अब ना अंत होगा ना आरंभ होगा, सब कुछ एक साथ होगा।
सो ये कंसिस्टेंट लूप बनेगा। ओके तो अब ये तो था आपका एक क्लासिकल एक्सप्लेनेशन, है ना? तो दिस इज फ्रॉम अ क्लासिकल स्टैंड पॉइंट कि ये जो लूप है इससे फ्री विल खत्म हो जाएगा, और यही चीजें हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि डिस्प्रूव करते हुए कि व्हाई दीस थिंग्स कैन नॉट हैपन, या फिर अभी उस पर डेल्व कर लिया जाए। कर लिया। स्टीफन हॉकिंग की बात करें। Yes. यस करिए। सो स्टीफन हॉकिंग और इगोर क्या था उनका वो सेल्फ कंजर्विंग प्रिंसिपल, Asimov। हाँ। नाम बोलो। तो ये जो दो साइंटिस्ट थे, दे केम अप विद सर्टेन प्रिंसिपल्स। उन्होंने कहा, तो स्टीफन हॉकिंग केम अप विद एन आइडिया ऑफ क्रोनोलॉजी प्रोटेक्टिंग कंजेक्चर। ठीक है, क्रोनोलॉजी जो इवेंट्स की जो एक क्रोनोलॉजी है, ठीक है, जो कॉज एंड इफेक्ट की वजह से टाइम आगे बढ़ता है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए देयर हैज टू बी अ मैकेनिज्म। ठीक है, कि मान लो कि अगर सर्टेन कंडीशंस are creating a possibility for a closed time like curve to happen, physics इस कदर बेंड हो सकती है कि ये बनते ही कोलैप्स हो जाए। ओके यस, क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट ये सब खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि हमारे पास तो फ्री विल है ना? तो आपके लिए ये कहना मैथमेटिकली भले ही पॉसिबल होगा। एंड सिमिलर बातें आइंस्टाइन भी कह रहे थे, जब कर्ट गोडेल जो उन्हीं के कोलैबोरेटर थे, आइंस्टाइन भी यही कह रहे थे, यार कुछ तो होगा जो ऐसी एबनॉर्मलिटीज को होने से प्रिवेंट करेगा। जरूरी नहीं है जो चीज मैथ बताए हमेशा वो हमेशा ही यूनिवर्स कर जाए। कुछ तो जो देखो, ये सॉल्यूशन मैथमेटिक्स ने दिया, लेकिन यूनिवर्स जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन पे चले। इसलिए शायद स्टीफन हॉकिंग ने बोला कि एक ऐसा कुछ ना कुछ तो बीच में बैरियर आएगा जो इस चीज को पॉसिबल होने नहीं देगा। जो वो 3 शब्द आप बोलते हो, मैं तो बोल नहीं पाऊंगा डॉक्टर साहब, कंजेक्चर जो भी बोलते हैं वो इसलिए उस बिना में आया वहां पर, इसलिए फेम में आया। तो मतलब वो है भी ऐसा कि मतलब आप बोल नहीं पाते, तो बहुत सिंपल है कि जो क्रोनोलॉजी रहती है, क्रोनोलॉजी इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए देयर हैज टू बी अ कंजेक्चर। वाह, वेरी सिंपल, वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। एंड सिमिलर लाइंस पे एक और एक्सप्लेनेशन है इगोर आसिमोव का, सेल्फ कंजर्विंग प्रिंसिपल, है ना? कि अगर ऐसा एक लूप एग्जिस्ट करेगा, फ्री विल खत्म हो जाए, कॉजालिटी खत्म हो जाए, तो फिर हमारा वर्ल्ड एज वी नो इट शुड सीज टू एग्जिस्ट टेक्निकली, है ना? सो देयर हैव टू बी सम सेल्फ कंजर्विंग प्रिंसिपल्स दैट वी परहैप्स डोंट अंडरस्टैंड येट, जो प्रिवेंट करेंगी ऐसी चीज को होने से। बिल्कुल, है ना? तो ये हो गया अभी एक क्लासिकल एक्सप्लेनेशन। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसी मतलब एक सेक्ट ऑफ साइंस है जो तभी भी आइंस्टाइन को क्वेश्चन कर रहा था, जो अभी भी आइंस्टाइन को क्वेश्चन कर रहा है। Quantum mechanics says that we are superpositioned, we are entangled, है ना? तो cat is both alive and dead at the same time। और जिस आदमी ने जिस मूवी में ये डायलॉग कहा था, वो आज कैमरा पकड़ के बैठे हैं, दीक्षित साहब पीछे बैठे हैं। प्लीज वॉच आवर मूवी। बाय द वे, he does not play dice with us, YouTube पर ही है। God doesn't play dice with us. Sorry. ये आइंस्टाइन जी की स्टेटमेंट थी यार, बेहतरीनतम स्टेटमेंट। नील बोर और आइंस्टाइन लड़ लिए। God does not play dice with us। आइंस्टाइन साहब को हमने बैठा रखा है अभी कैमरा पकड़ के। एनीवेज, तो जरूर देखिएगा मूवी। सो उनका ये कहना था कि रादर नील्स बोर का ये कहना था, नहीं श्रोडिंगर का कहना था। और बाय द वे ये काफी लोग जानते नहीं है कि श्रोडिंगर ने एक्चुअली मॉकिंगली कहा था। ऑब्वियसली मॉकिंगली, मतलब जब क्वांटम मैकेनिक्स जब ये सजेस्ट कर रही थी दैट ऑब्जर्वेशन चेंजेस रिजल्ट्स, है ना? तो उसको काफी लिटरली लिया जा रहा था। इसका काफी डीपर मीनिंग है। आप ऐसे ही ऑब्जर्वेशन का मतलब मेजर करना उसको थ्रू जो भी आपकी चीज, इंटरफेयर कर देना। इंटरफेयर कर देना, एग्जैक्टली। तो श्रोडिंगर ने मजाक उड़ाते हुए कहा था कि देखो क्वांटम मैकेनिक्स कितनी अमेजिंग चीज सजेस्ट कर रही थी कि मैं अगर एक बॉक्स लूं, उसमें एक जहरीली गैस भर दूं और उसमें मैं एक कैट को डाल दूं और उस बॉक्स को बंद कर दूं, तो क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से द कैट इज बोथ अलाइव एंड डेड एट द सेम टाइम अनलेस आई टेक अ लुक एट इट। और दुनिया की आयरनी देखो कि लोगों को लगता है कि श्रोडिंगर जो थे वो क्वांटम मैकेनिक्स के जनता है, मतलब वो क्या नाम है, जन्म दिया उन्होंने, जबकि मजाक उड़ाए थे यार वो कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। वो बात कर रहे थे, श्रोडिंगर क्या कहते थे, इसे हैपेंस्टांस कह सकते हैं कि अल्टीमेटली दैट बिकेम द फाउंडिंग प्रिंसिपल, काइंड बन गया, फेस बन गया उस चीज का। श्रोडिंगर कह रहे थे कि भैया हर मैटर एक्चुअली में वेव है, मगर क्वांटम मैकेनिक्स उसको अलग वे में बता दिया कि भैया वो वेव फंक्शन है। एनीवेज, वो तो अलग टॉपिक है, वो तो मूवी में आप देख ही पाएंगे। तो श्रोडिंगर की तरह हम भी लिटरली लेते हैं। और मैं भी ये कहता हूँ कि माय ग्रैंडफादर इज बोथ अलाइव एंड डेड एट द सेम टाइम। ठीक है, मैं गया पास्ट में, मैंने मारा अपने ग्रैंडफादर को, बट माय ग्रैंडफादर इज अलाइव एंड डेड एट द सेम टाइम। ठीक है ना? सो यूनिवर्स में दोनों पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। बिल्कुल करती है। तो क्या होगा अगर क्वांटम मैकेनिक्स सही है? तो नहीं, क्वांटम मैकेनिक्स सही है तो वो सही आंसर देगी, और सही ही है वो।
मैं बताता हूँ, आपने हल्की सी एक पॉइंट क्या मिस कर दिया। जनाब का कहना है, और लोग सोचेंगे कि अगर दो स्टेट एक साथ एग्जिस्ट करती है तो भैया मैं पास्ट में जाके ग्रैंडफादर को मार देता हूँ, वो तो एक ही स्टेट थी ना। भैया अगर दोनों स्टेट एक साथ एग्जिस्ट करती है, मैं एक स्टेट पकड़ लेता हूँ, तो मेरे एग्जिस्टेंस में कोई सवाल नहीं उठेगा। आई विल स्टिल एग्जिस्ट, देयर इज नो सो कॉल्ड ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। मतलब मैं पास्ट में जाके पास्ट चेंज कर सकता हूँ, फिर भी मैं एग्जिस्ट कर सकता हूँ। अंतर ये है कि हम एंटेंगल्ड है। एंटेंगल्ड का मतलब क्या है कि मेरी पूरी जनरेशन मुझसे बंधी हुई है और मैं उनसे बंधा हुआ हूं। दो स्टेट एक साथ एग्जिस्ट करने का मतलब यह है कि यूनिवर्स के लिए अभी भी इस मोमेंट पे भी हम सब जिंदा और मरे हुए एक साथ ही है। यूनिवर्स को फर्क नहीं पड़ेगा कि सो कॉल्ड बाय एनी सम रीजन मैं वैनिश कर जाऊं, क्योंकि उसके पास उस वैनिश हुए हुए स्टेट के लिए भी पॉसिबिलिटी और यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। यूनिवर्स दोनों स्टेट को एक साथ एग्जिस्ट करवाते हुए चल रहा है। तो जैसे ही मैं पास्ट में जाऊंगा, अपने ग्रैंडफादर को गोली मारूंगा, मान लीजिए मैं गोली चलाई, पहली बात तो एक पॉसिबिलिटी ये होगी कि वो कभी मरेंगे, मैं उनसे एंटेंगल्ड हूँ। ध्यान रखना, एंटेंगलमेंट का मतलब यही है कि मेरा एक्शन और उनका एक्शन ऐसे लॉजिकल धागे से बंधा होगा कि कभी टूटेगा नहीं। एक्शन से ज्यादा अस्तित्व ही ना। हाँ, अस्तित्व कभी टूटेगा नहीं वो धागा। और जैसी मैंने गोली मारी, जैसी मान लीजिए उनको गोली लगने वाली होगी, उनका रिजल्ट है कि वो मर जाएंगे, सो कॉल्ड मान लीजिए, यूनिवर्स तुरंत वैनिश कर देगा हम सबको, मतलब एज इफ मेरे ग्रैंडफादर कभी एग्जिस्ट ही नहीं किए थे। क्योंकि यूनिवर्स बिना हमारी एग्जिस्टेंस के भी एग्जिस्ट करेगा। सुपर इम्पोज का मतलब ये, मैं एंटेंगल्ड हूं उनसे, मैं तभी एग्जिस्ट कर सकता हूं जब वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, और मैं एग्जिस्ट करूंगा ही नहीं जब वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। तो देयर विल बी नो पैराडॉक्स, दैट्स व्हाई इट्स सुपर इम्पोजिशन और वी आर सुपर इम्पोज। तो फ्रॉम दिस एक्सप्लेनेशन, ये एक्सप्लेनेशन से ये साबित होता है कि ये जो अभी एक टाइमलाइन है, है ना, ये एक टाइमलाइन में फिर कोई चेंज नहीं आएगा। नहीं आएगा मतलब देयर इज नो मोर पैराडॉक्स। यूनिवर्स एक ही टाइमलाइन में बहुत सारे ऑप्शन एक साथ रख सकता है। तो ये जो टाइमलाइन है, ये ऐसी की ऐसी एग्जिस्ट करेगी, बस हम एग्जिस्ट नहीं करेंगे। सब के सब एग्जिस्ट नहीं करेंगे, और उससे कोई पैराडॉक्स क्रिएट नहीं हो रहा है। यूनिवर्स ने ऑलरेडी एक ऑप्शन बना रखा है। ये पॉसिबिलिटी के लिए प्रिपेयर्ड था एक तरीके से, मैं प्रिपेयर्ड हूं भाई। तुम इन स्विंगर मारो, आउट स्विंगर मारो, मैं छक्का मार सकता हूं। सो कॉल्ड यूनिवर्स ये कह रहा है। सो दिस वन टाइमलाइन इज मेंटेन्ड, ऑलराइट। लेकिन सूफियान आलम, हाँ जी, देयर इज अनदर थियरी called multiple world interpretation, many world interpretation जनाब। many और multiple में क्या है मतलब? हमारी अंग्रेजी अच्छी नहीं है हम, लेकिन साइंस की तरफ से चलो ठीक है। many worlds interpretation theory के हिसाब से एक टाइमलाइन एग्जिस्ट नहीं करती, मल्टीपल टाइमलाइंस एग्जिस्ट करती है। तो फिर भी ये ग्रैंडफादर पैराडॉक्स एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, और अगर करता है तो देयर इज एन ऑल्टरनेटिव टाइमलाइन। बिल्कुल सही है ना। ये अच्छा सॉल्यूशन है। देख, क्वांटम मैकेनिक्स की जब एक बहुत मुश्किल से स्टेटमेंट निकल के आई थी, ऑब्जर्वेशन चेंजेस रिजल्ट, तो यूनिवर्स बौखला गया। दुनिया, साइंस की दुनिया बौखला इस पॉइंट पे गई, यार मतलब कि मैं डिसाइड कर रहा हूँ सब कुछ, मेरा ऑब्जर्वेशन रिजल्ट बनाएगा। तो इसी को तोड़ने के लिए आया था मैन्युअल इंटरप्रिटेशन। इसका मतलब ये है कि पहले जब स्टेटमेंट का मतलब समझो, ऑब्जर्वेशन चेंजेस रिजल्ट, मतलब मेरे हिसाब से रिजल्ट बनेगा। लेकिन जैसे मैन्युअल आया ना, उसने बोला कि हर चीज़ के लिए आपको शायद आवाज़ आ रही है, बहुत मस्त गाड़ी पीछे जा रही है, मस्त स्टार्ट हो रही है। एनीवेज, यूनिवर्स कहता है कि मैंने हर चीज़ के लिए ऑप्शंस बना रखे हैं, हर रिजल्ट के लिए एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। तो मैं डिसाइड नहीं कर रहा रिजल्ट ने अपने अपने ऑब्जर्वर पकड़ रखे हैं। बारीक है स्टेटमेंट, मैं रिजल्ट डिसाइड नहीं कर रहा, ऑब्जर्वेशन इज नॉट डिसाइडिंग रिजल्ट। हर रिजल्ट के लिए एक ऑब्जर्वर बैठा दिया है, मैंने मल्टीपल टाइमलाइंस बना रखी है। तो मेरे हिसाब से अगर मान लो कोई चीज दिख रही है और कोई चीज नहीं दिख रही है, वो दोनों ही चीज एग्जिस्ट करेगी, बस अलग अलग टाइमलाइन में। तो यहाँ पे मेरे हाथ से कंट्रोल खत्म हो जाएगा कि मैं डिसाइड कर रहा हूँ रिजल्ट को। इसी में मैन्युअल इंटरप्रिटेशन ने इस जादुई चीज को, ऑब्जर्वेशन चेंजेस रिजल्ट को खत्म कर दिया। ओके, तो यहाँ से आती है कि मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन, दो टाइमलाइन की बात। जैसे मैं आपको इसको पेपर के हिसाब से समझाता हूँ, लूप लेके आते हैं। चले ठीक है, कैमरामैन साहब इधर आइए। कि देखिए, मान लीजिए ये रहा मैं, पेन तो मत चल रहा है, मैं गया पास्ट में गया और मैंने अपने दादाजी को, जिनकी मूछें थोड़ी सी डरावने लग रहे हैं ना इनको जाके मैंने गोली मार दी। मूछें तो है, एंटीना क्यों है? भाई बहुत डांट होंगे। अब ये दो टाइमलाइन बना देगी। ओके, अब ये टाइमलाइन हमेशा अपने इस पास से जरूरी होगी, और ये देखिए लूप बना हुआ है। अगर मैं इस नई टाइमलाइन में, न्यू टाइमलाइन में जाऊंगा भी पीछे, तो ये टाइमलाइन का पीछे ऐसा होगा। हमेशा मेरा जो पास्ट होगा ना, वो इस टाइमलाइन से जुड़ जाएगा और यूनिवर्स कभी कंफ्यूज होगा ही नहीं। ओके, क्योंकि हमने दो टाइमलाइन को एक सिंगल इवेंट से जोड़ दिया।
एक सिंगल इवेंट से जोड़ दिया और वहां से दो नए यूनिवर्स बना दिए। ओके सिंपल सी बात है, यहाँ पे कोई पैराडॉक्स क्रिएट नहीं होगा अगर मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन सही है। तो ये भी एक क्वांटम मैकेनिक्स की उपलब्धि थी कि भैया ये कोई पैराडॉक्स है ही नहीं अगर मैं मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन पे जाऊँ तो। यस तो दोनों वे में क्वांटम मैकेनिक्स समझा दिया, क्वांटम मैकेनिक्स समझा रही है। यही तो मुश्किलें लोगों की कि यार गलत ही नहीं हो पा रही है, हर चीज का एक्सप्लेनेशन दे रही है। खैर हाँ। तो मोटा मोटी बात ये है कि दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी थॉट प्रोवोकिंग थॉट एक्सपेरिमेंट। हाँ, बहुत सही बात है ना हाँ। कि हमने अब तक सो फार इवन दो वी हैव फाउंड मेनी एक्सप्लेनेशंस एंड हमने नोटिस किया स्पेस टाइम कर्व एंड फैब्रिक, द कर्वेचर ऑफ दिस फैब्रिक as Einstein described it would happen. However, 1919 में ना जो एक्सपेरिमेंट किया था, हमने टाइम डायलेशन भी देखा है, बिल्कुल ठीक है, हमने डिस्टेंस कॉन्ट्रैक्शन भी देखा है, ठीक है, बट वी आर येट टू सी टाइम ट्रैवल द वे साइंटिफिक एंथुसियास्ट डिस्क्राइब्ड इट ऑल दोज इयर्स अगो, है ना। तो ये लेकिन एक बहुत अच्छा थॉट एक्सपेरिमेंट है। और देखिए थॉट एक्सपेरिमेंट की भी हर एक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है, because Einstein himself when he came up with a special theory of relativity it was essentially a thought experiment। बिल्कुल सही है ना। उन्होंने सिर्फ मैथ से जोड़कर उन्होंने ये कहा था कि देखो my maths also says that these things can happen but I have rather we as a human race हमने अब तक ये चीजें देखी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हमने वो चीजें देखना शुरू की, एक्सपेरिमेंट करने लगे, रिजल्ट मिलने लगे। और यही हमारा पर्पस था कि आपको इस कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कराने के लिए, ताकि इसके साथ साथ कई सारे दूसरी चीजों पर भी आप सोचें, विचार करें, देखिए कि आज की साइंस क्या कहती है। आप ये कोशिश कीजिए कि आप क्या कहते हैं है ना, क्योंकि जैसा हम बहुत वीडियोस पहले कह चुके थे कि अगला आइंस्टाइन तो शर्मा जी का लड़का ही होगा। तो सोचिए, साइंस से जुड़े रहिए, नया वीडियो जल्दी आने वाला है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, बिल्कुल, है ना, एंड वील सी यू अगेन सून। बाय द वे बेल आइकॉन भी टिंग दबा दीजिए। चलिए, जाने से पहले इनको मैं क्वांटम मैकेनिक्स का शायराना रूप सुना दूं क्या? हाँ हाँ, कि एक शायरी पढ़ी थी, क्वांटम मैकेनिक्स यहाँ पे कैसे एग्जिस्ट कर रही है सुपर इम्पोजिशन में। बिल्कुल। कि मैं भूल जाऊं तुमको अब यही मुनासिब है, मगर भूलना भी चाहूं तो किस तरह भूलूं, कि तुम तो फिर भी एक हकीकत हो, कोई ख्वाब नहीं। इस दिल का ये आलम है कि क्या कहूँ कमबख्त, भुला ना पाया ये वो सिलसिला जो था ही नहीं। ओहो, वो एक बात जो मैं कह नहीं सका तुमसे, वो एक रब्त जो हम में कभी रहा ही नहीं, मुझे याद है वो सब जो कभी हुआ ही नहीं। अगर आप इस चीज़ को, पूरी पोइट्री को ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पे दो स्टेट्स एक साथ सुपर इम्पोज कर रही है। मैंने कुछ कहा ही नहीं, फिर भी मुझे याद है। कॉन्ट्रडिक्शन देख रहे हैं भैया, ये होती है क्वांटम मैकेनिक्स शायरी में। एनीवेज, खत्म करते हैं इस वीडियो को। और इसीलिए बहुत जरूरी है दैट जिसने भी ये शायरी लिखी, फॉर हिज सेक मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन थियरी सही हो। जावेद अख्तर साहब है वो। चलिए, एनीवेज, जय हिंद। जय हिंद।